हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा जो टॉपिक है वो है जी ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंदर हम जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक जो हमारा होगा इसमें वो टाइप्स ऑफ जीएसटी का होगा, जो आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान दें कि जब भी आप कभी वीडियो को देखें तो पूरी तरह से रिलैक्स होकर देखें और पूरी वीडियो को देखें, क्योंकि इससे अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको वीडियो समझ आएगी, और यदि आप वीडियो को बीच में क्विट करते हैं तो ना तो आपको वीडियो समझ आएगी और आप अपना समय आप बर्बाद करेंगे। तो इसलिए जब भी कभी आप वीडियो देखें बिल्कुल रिलैक्स होकर और पूरा समय लगाकर देखें और पूरी वीडियो को देखें, और उसके बाद ही जो है वो पूरा अंत तक देखने के बाद ही जो है वो वीडियो को बंद करें। अदरवाइज आप वीडियो को बीच में बंद ना करें और वीडियो को बीच बीच में ना देखें, तो जिससे ना तो आपको वीडियो जो है एक सीक्वेंस में समझ आएगी और ना ही आपको इसको करने में जो है आपको कई प्रकार का समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले आज करेंगे कि सबसे पहले जो है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमने मीनिंग पढ़ा, हमने इसका फीचर्स पढ़ा, और हम किस प्रकार से जीएसटी जो इम्प्लीमेंट हुआ उस सारी चीजों के बारे में अभी तक हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ लिया। आज हम इसका पार्ट सेकंड पढ़ेंगे, और पार्ट सेकंड के अंदर सबसे पहले हम आज इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। तो बात आती है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो नंबर 1, टू मेक डूइंग बिजनेस इजी। ये कहा जाता है कि वस्तु और सेवा कर लागू होने से पहले हमारे इंडिया में कई प्रकार के अप्रत्यक्ष कर थे, और इन अप्रत्यक्ष करों को लागू करने के लिए अलग अलग अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक व्यापारी को अपने को रजिस्टर करवाना पड़ता था। और ऐसा होने से ये कहा जाता है कि जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसमें कई प्रकार की कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने से, यानी कि रजिस्ट्रेशन की कई फॉर्मेलिटी करने से वह जो है बिजनेस बड़ा जटिल हो जाता था, और कई लोग जो है वो बिजनेस को आरंभ करने से पहले ही बंद कर देते थे। परंतु जीएसटी लागू होने के बाद, जब ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू हुआ, इसके लागू होने के बाद बिजनेस जो करना वह आसान हो गया, क्योंकि अब आपको अनेक अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर ये जो है एक जीएसटी लागू हुआ, जिससे बिजनेस का आकार जो है वो क्या हुआ, वो भी बढ़ा, और बिजनेस को करने के लिए जो बहुत सारे लोग प्रोत्साहित हुए और बिजनेस जो है वो इजिली रन हुआ। उसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस टैक्स इवेजन, अर्थात आप सभी जानते हैं कि कर की चोरी को रोकना। अब अगला जो इसका फीचर्स है, अगला जो इसका ऑब्जेक्टिव्स है, अगला जो उद्देश्य है वो ये था जीएसटी लागू करने का कि जो हमारे देश में कई प्रकार के विक्री टैक्स या कई प्रकार के अदर टैक्स होते थे, लोग उनमें चोरी करते थे। अब क्या हुआ कि जीएसटी लागू होने के बाद ये जो टैक्स की चोरी है ये भी जो है समाप्त हुई, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग तक, उत्पादन से उपभोग तक जो है अनेक प्रकार के कर आपको पहले देना पड़ते थे। अब उन करों के स्थान पर एक ही कर दिया देना पड़ता है, जिसको आप जीएसटी की संज्ञा देते हैं। और जीएसटी के लागू होने के बाद ये कहा जाता है कि क्योंकि अब क्या है कि जो आधुनिक प्रणाली में जीएसटी जो पूरी तरह से कंप्यूटराइज हो गया है, और कंप्यूटराइज होने से क्या हुआ कि इंटरनेट से जो इसको पूरी तरह से जोड़ दिया गया है और कंप्यूटराइज कर दिया गया है, जिससे जो है वो टैक्स को कैलकुलेट करने में आपको ज्यादा समस्याओं का सामना करना नहीं पड़ता है। जब आपको टैक्स को कैलकुलेट करने में समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है तो प्रत्येक व्यक्ति जो है इस टैक्स को भी चोरी नहीं करता है, बल्कि कंप्यूटराइज और इंटरनेशनल इंटरनेट लेवल पर होने पर के कारण जो है इसकी जो है वो किसी प्रकार की चोरी नहीं होती है, बल्कि आसानी से कैलकुलेट करके इस टैक्स को जो है वो जमा करवाया जाता है। तो इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव, यानी कि ऑब्जेक्टिव यही था कि टैक्स की चोरी को रोकना, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक बिजनेसमैन जो है अनेक प्रकार के टैक्सों को देता था, इसलिए उसमें वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाते थे, और उससे बचने के लिए वह टैक्स की चोरी करता था। तो इसलिए कहा जाता है कि जीएसटी लागू होने से वह कंप्यूटराइज प्रणाली होने के कारण, कंप्यूटरीकृत होने के कारण जो है वो जो है आसानी से जो है वो कैलकुलेट होता है, उसमें किसी प्रकार की चोरी की संभावनाएं जो है वो कम हो जाती है। उसके बाद अगला जो ऑब्जेक्टिव है वो है जी टू प्रमोट इंटर स्टेट बिजनेस। अब आप सभी जानते हैं कि जीएसटी के लागू होने का अगला उद्देश्य है कि आप जो है बिजनेस को इंटर स्टेट प्रमोट करना चाहते हैं, अर्थात आप बिजनेस को जो है क्या करना चाहते हैं, आउटसाइड द स्टेट भी करना चाहते हैं। तो आप जब बिजनेस किसी भी स्टेट में करो, जीएसटी वन नेशन वन टैक्स है,
कहीं भी आप कहीं वस्तु को प्रोड्यूस करो, कहीं भी कहीं वस्तु को खरीदो, कहीं भी किसी वस्तु को बेचो, जो टैक्स लगेगा उसका रेट जो है फिक्स है हर राज्य में। तो इससे क्या हुआ कि जीएसटी लागू होने से, क्योंकि पहले क्या होता था कि जीएसटी के लागू होने ना होने से पहले अलग अलग राज्य जो है ना अलग अलग प्रकार के कर लगाता था और उपभोक्ताओं को भी बेवकूफ बनाता था कि ये जी हमारा राज्य का कर है, या कोई दूसरा राज्य बोलता था जी अब आपको माल पर जाने में जो है इंडस्ट्रियल टैक्स भी देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये कहा जाता था कि उस कॉम्प्लेक्सिटी को खत्म करने के लिए इस प्रकार से ना हो, तो क्या किया कि एक जीएसटी लागू किया गया और जिससे क्या हुआ कि आपका बिजनेस जो है इंटरस्टेट मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में भी जो है वो प्रमोट होने में सहायता मिली। उसके बाद अगला जो है टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर, कि जो भारत में जो फॉरेन इन्वेस्टर आते थे, जो जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इस प्रकार की पॉलिसियां जो सरकार के द्वारा चलाई गई। तो इससे क्या हुआ कि सबसे पहले क्या होता था कि जीएसटी लागू होने से पहले क्या होता था कि भारत में कई प्रकार के अप्रत्यक्ष कर जो है वो व्यापारियों को देना पड़ते थे, और जो उनको जिसके लिए उन्हें अप्रत्यक्ष करों को देने से पहले उनको कई प्रकार की स्टडी करनी पड़ती है भी इस टैक्स को कैसे देना है। अब सरकार ने क्या किया, वो सारे टैक्स खत्म कर दिए, जिससे क्या हुआ कि फॉरेन इन्वेस्टर को हमारे देश में बिजनेस करने में आसानी हुई, इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर जो है हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करने, हमारे देश में बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए आकर्षित हुए। तो इस प्रकार से कहा था कि जीएसटी जो है वो प्रमोट करता है, अट्रैक्ट करता है फॉरेन इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसका अगला ऑब्जेक्टिव ये था। उसके बाद अगला है जी टू इम्प्रूव कॉम्पिटिटिवनेस। आप सभी जानते हैं कि आज का युग जो है वो कंपटीशन का युग है। जब जीएसटी लागू हुआ, जीएसटी लागू होने से पहले कंपटीशन कोई बंदा करना भी चाहता था तो कंपटीशन करने से पहले कई प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स की नॉलेज जुड़ी थी। परंतु अब क्या हुआ कि टैक्स प्रणाली सरल हुई, एक ही टैक्स जो है वन नेशन वन टैक्स हुआ, जिसके क्या कारण क्या हुआ कि और फर्में जो इस काम को पहले कॉम्प्लेक्स मानती थी, कठिन मानती थी कि भी इतने सारे टैक्सेस हैं, कैसे उसका रजिस्ट्रेशन करना, कैसे उसकी कानूनी फॉर्मेलिटी करना, कैसे अधिनियम का पालन करना, कई प्रकार की जो है फॉर्मेलिटी करनी पड़ती थी। अब क्या हुआ कि ये सारी फॉर्मेलिटी खत्म हुई और सारी फॉर्मेलिटी खत्म होने से और अधिक जो है बिजनेसमैन जो है वो बिजनेस में आए, जिससे कि बिजनेस के अंदर और अधिक प्रतियोगिता बढ़ी। तो ये भी जो है ये बोलते हैं कि कॉम्पिटिटिवनेस को जो है इसको बढ़ावा देने में भी जो है ये सहायता करता है। उसके बाद टू इंक्रीज टैक्स रेवेन्यू। आप सभी जानते हैं कि सरकार कई प्रकार के टैक्सेस हमारे ऊपर लगाती है। अब क्योंकि ना तो टैक्स की चोरी हुई और ना ही जो है वो टैक्स जो है वो देना जो है वो कॉम्प्लेक्स हुआ, जिससे क्या हुआ कि बिक्री पर जो बिक्री कर जो है लेना या किसी प्रकार के उत्पाद पर उत्पाद कर लेना, जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक प्रकार का टैक्स है, ये की जीएसटी है। तो जिससे क्या हुआ कि इसको रिसीव करने से इसको लागू करने से क्या है कि लोगों को जो है वो टैक्स देने में किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, आसानी से कंप्यूटराइज ये कैलकुलेट हुआ और जिससे जो है अधिक से अधिक रेवेन्यू जो है वो जनरेट हुआ। तो टैक्स रेवेन्यू को जनरेट करने को, टैक्स को इंक्रीज करने में, मतलब रेवेन्यू को इंक्रीज करने में भी जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जीएसटी। तो जीएसटी लागू होने से हमारी रेवेन्यू की जो टैक्स की इनकम है वो भी बढ़ी। उसके बाद आप सभी जानते हैं टू सिंप्लीफाई टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। आप सभी जानते हैं कि टैक्स को के लिए जब इनडायरेक्ट टैक्स था तो कई प्रकार के प्रशासन लगे हुए थे। हर प्रशासन जो है वो अलग अलग काम करता था, जैसे सेल टैक्स डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट, दूसरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के टैक्स थे, या जितने भी प्रकार के एंटरटेनमेंट टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, इस प्रकार के कई प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। उन डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म करके ना एक ही टैक्स जो है वो लगाया गया, जिसको आप जीएसटी की संज्ञा देते हैं। और जीएसटी जो है वन नेशन वन टैक्स है, जिससे क्या हुआ कि जो आपके अनेक प्रकार के जो टैक्सेज हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन को अनेक प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है नियुक्त करने पड़ते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांचेस नियुक्त करनी पड़ती थी, उन ब्रांचों को या उस प्रशासन का कार्य भी जो है आसान करने में भी जो है जीएसटी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद अगला है टू सिंप्लीफाई इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। आप सभी जानते हैं, मैंने आपको बताया कि
कि सिंप्लीफाई इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को जो है सिंप्लीफाई करने में भी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि अब अनेक टैक्स करों के स्थान पर एक ही टैक्स लागू है जिसको आप बोलते हैं जीएसटी, और वो पूरे भारत में लागू है। जितनी भी स्टेट है, जितनी भी यूनियन टेरिटरी है, उनमें सभी में एक ही प्रकार का टैक्स लागू है जिसको आप जीएसटी की संज्ञा देते हैं, जिसको आप गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की संज्ञा देते हैं। तो ये सिंप्लीफाई करने में भी जो है जीएसटी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद टू इंप्रूव जीडीपी, जीडीपी मींस ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को वृद्धि करने में भी जो है वो जीएसटी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि आप सभी जानते हैं टैक्स से ज्यादा इनकम रेवेन्यू जनरेट होगा, ज्यादा रेवेन्यू इंक्रीज होगा, तो टैक्स से जितनी ज्यादा इनकम बढ़ेगी उतना ज्यादा जो है हमारा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बढ़ेगा। तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बढ़ाने में भी जो है वो जीएसटी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद टू मेक गुड्स एंड सर्विसेज चीपर, उसके बाद जो है अगला जो इसका ऑब्जेक्टिव है कि गुड्स एंड सर्विसेज को सस्ता करने में भी जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब पहले जो क्या करते थे कि जो आपके बिजनेसमैन होते थे वो कस्टमर को बेवकूफ बनाते थे कि जी ये टैक्स भी लगेगा, ये टैक्स भी लगेगा, जी इंटर स्टेटमेंट टैक्स भी लगेगा, जी ये बाहर की टैक्स है, बहुत सारे टैक्सेस जो है अननेसेसरी लगाते थे। परंतु अब क्या हुआ कि जीएसटी लागू होने के बाद आप सभी जानते हैं कि यदि आप वस्तु को कहीं से खरीदते हैं तो इनपुट जीएसटी है, जब आप उस वस्तु को बेचते हैं तो आउटपुट जीएसटी लगता है, तो इनपुट जीएसटी को आउटपुट जीएसटी से एडजस्ट करते हैं और उसके बाद जो राशि बचती है उसको जमा कराते हैं। तो इससे क्या होता है कि इसकी जीएसटी लागू होने से क्या हुआ, अगर साधारण शब्दों में आपको समझाएं कि एक ही प्रकार का टैक्स है और वो पूरे भारत में एक जैसा है, तो जिससे क्या हुआ कि वस्तुएं जो है चीपर भी और गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो सस्ती हुई। तो इसलिए ये भी इसके ऑब्जेक्टिव थे। तो ये कुछ इसके ऑब्जेक्टिव थे, मैंने जैसे आपको बताया। अर्थात अगर साधारण शब्दों में कहें कि जीएसटी ने अनेक, तो जीएसटी के लागू होने का एक मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे देश में अनेक प्रकार के जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको खत्म कर एक ही टैक्स को लगाया गया जिसको आप जीएसटी की संज्ञा देते हैं। उसके बाद अब आता है जी टाइप्स ऑफ जीएसटी। टाइप ऑफ जीएसटी में सबसे पहला टाइप है जी आपका सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको आप बोलते हैं सीजीएसटी। सीजीएसटी इज लीव्ड ऑन इंटर स्टेट सप्लाई। जो ये बोलते हैं कि जो आपका जीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगता है, ये लगता है कि जब आप विद इन द स्टेट जो है आप कोई बिजनेस करते हैं और एक प्रकार का जो टैक्स लगाया जाता है जिसको आप बोलते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और जब आप सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगाते हैं तो एक टैक्स रेट होता है जो है सप्लाई विद इन द स्टेट जो आप सप्लाई करते हैं उस पर लगता है। और इस जब ये सीजीएसटी लगाते हैं आप, तो आप सभी जानते हैं कि सीजीएसटी जब लगता है, जब विद इन स्टेट जब आप कोई बिजनेस करते हैं, जब वो कोई टैक्स लगता है जिसको, तब आपको टैक्स को जो आप दो भागों में बांटते हैं। एक पार्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा कराया जाता है और एक पार्ट जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास जमा रहता है। अर्थात जब आपका सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगता है, जैसे मान लो आपका सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है वो 18% लगा, तो ये क्या लगा जी आपका सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब इसे दो भागों में बांटते हैं, एक तो क्या है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और एक स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये 18% लगा, तो 18% में से 9% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जमा होता है और 9% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। अर्थात सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी का जो हाफ होता है प्रेस्क्राइब रेट वो जमा होता है, और वो किस रेट में होता है जी, जैसे 18% है तो सीजीएसटी का 9% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जमा होगा और सीजीएसटी का जो 9% है वो कहां पर जमा होगा जी, स्टेट गवर्नमेंट के पास जमा होगा। तो इस प्रकार से जब आप सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगाते हैं, और जब आप ये सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स तब लगाया जाता है कि जब जो है आप विद इन द स्टेट जो है वो गुड्स की सप्लाई करते हैं, मतलब एक राज्य के भीतर या एक यूनियन टेरिटरी के अंदर जो है जब आप गुड्स एंड सर्विसेज पर टैक्स लगाते हैं। जैसे आपको एग्जांपल बताया कि मान लो फॉर एग्जांपल किसी वस्तु को प्रोड्यूस करने में या किसी वस्तु को सप्लाई करने पर आप जो है वो 18% जो है टैक्स लगाते हैं। 18% टैक्स का मतलब ये है कि अब आप टैक्स को दो भागों में बांटेंगे, जिसमें सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है वो 9% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जमा होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जमा किया जाएगा। और स्टेट जो है वो सीजीएसटी अर्थात स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स,
कि अगर यूनियन टेरिटरी के अंदर हुआ तो यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का 9% जो है जो यूनियन टेरिटरी या स्टेट के पास रहेगा। तो इस प्रकार से ये कहा जाता है कि जब नंबर 1 टाइप जो था वो था जी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, CGST इज लीव्ड ऑन द इंटर स्टेट सप्लाई विद इन द स्टेट। तो आप बोथ जीएसटी और CGST और SGST जो है टैक्स लगाते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि इसको हाफ किया जाता है, हाफ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है और हाफ जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास रहता है। उसके बाद दूसरा है जी आपका स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है और या यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, अगर स्टेट की जगह यूनियन टेरिटरी है तो यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है नंबर 2 टाइप्स है। ये भी जो है अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं गुड्स की, अर्थात विद इन द स्टेट जो है गुड्स की सप्लाई करते हैं या विद इन द सेल जो है गुड्स को सेल या प्रोड्यूस करते हैं, तो एक प्रकार का टैक्स जो लगता है उसको भी आप CGST गुड्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की संज्ञा देते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर भी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की तरह जो है वो फॉर्मेलिटी की जाती है कि मान लो अब आप जो है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है वो 12% लगाते हैं, किसी भी माल पर जो है 12% लगाया जाता है। तो जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में जमा होगा वो हाफ होगा 6% पर एनम, और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी जो जमा होगा वो भी 6% पर एनम होगा। अगर यूनियन टेरिटरी है तो यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में जो है वो 6% जमा होगा। तो अर्थात आधा सेंटर में और आधा स्टेट या यूनियन टेरिटरी के पास रहता है। तो इस प्रकार से सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में और स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में दोनों में प्रोसेस जो है एक ही जैसा अपनाया जाता है कि जो आपका माल का टोटल टैक्स लगा उसका 50% जो है स्टेट के पास रहता है और 50% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में के पास से जो है वो जमा करवाया जाता है। तो इस प्रकार से जो है आप जो है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की जो है वो इंप्लीमेंट करते हैं। उसके बाद अगला जो है आपका वो थर्ड टाइप है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको बोलते हैं IGST। तो IGST जो है एक प्रकार का ऐसा कर है जो लगाया जाता है इंटर स्टेट, अर्थात इंटर स्टेट का मतलब ये है कि आउटसाइड द स्टेट जब आप गुड्स की सप्लाई करते हैं, जब एक राज्य दूसरे राज्य के साथ गुड्स व्यापार वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करता है, चाहे वो माल को बेचना है माल को खरीदना है, तो जो टैक्स लगता है उसको आप क्या बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की संज्ञा देते हैं। और ऐसी कंडीशन के अंदर पूरा का पूरा जो है वो टैक्स जो है वो एक ही रेट होता है, जैसे 12% पर एनम। तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है वो वस्तु पर चाहे वो इनपुट है चाहे आउटपुट है जो लगेगा वो 12% पर एनम, इसका हाफ नहीं किया जाएगा बल्कि इस प्रकार से लगेगा। इसको आप इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की संज्ञा देते हैं। जो मैंने आपको बताया ये एक प्रकार का ऐसा टैक्स होता है जब आप एक स्टेट दूसरे आउटसाइड स्टेट जो है वो बिजनेस करती है, जब एक राज्य दूसरे राज्य के साथ बिजनेस करता है तो जो टैक्स लगाया जाता है उसे आप इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगाया जाता है। अगर साधारण शब्दों की बात करें कि आपका CGST और SGST या UTGST जो लागू होता है वो तब होता है कि जब आप विद इन द स्टेट जो है वो बिजनेस करते हैं। इसका हाफ अमाउंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जमा होता है और हाफ अमाउंट जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास जमा होता है। और जब आप आउटसाइड द स्टेट बिजनेस करते हैं तो तब एक स्टेट जब दूसरे स्टेट के साथ बिजनेस करती है तो जो टैक्स उस कंडीशन में लगता है वो आपका इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगता है। उसे आप ना तो CGST बोलते हैं ना IGST बोलते हैं बल्कि उसे इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोलते हैं। और ये जो है वो एक ही रेट होता है, इसका हाफ नहीं किया जाता, जिससे 12% इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इस प्रकार से जो है ये लगता है। तो आपने देखा कि जो आपके टैक्स के जो टाइप थे वो 3 टाइप के थे। नंबर 1 CGST, नंबर 2 SGST और UTGST यानी कि यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और जो तीसरा टाइप है वो है आपका इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इस प्रकार से ये था जी आपका आज का टॉपिक कि आपने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े और ऑब्जेक्टिव के बाद आपने जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के जो है वो टाइप्स पढ़े। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।